साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं डॉक्टर इकरामुल हक साहब, हमारे मईशत हैं, उनको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया अर्ली इन द मॉर्निंग। आई होप यू आर डूइंग वेल। सबसे पहले तो ये बजट 2024 जिसके हवाले से आज हम बात भी कर रहे हैं, क्या कमेंट करेंगे, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, कौन कौन से टैक्सेस हैं, कहाँ चीज़ें बेहतर होने के चांसेस हैं, कमेंट कीजिएगा। जी शुक्रिया। आज का बजट इस लिहाज से अहम है कि इस हुकूमत का ये पहला बजट है और वज़ीर ख़ज़ाना मोहतरम भी अपना पहला मेडन बजट पेश करेंगे। अब वो आपने कल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो इकनॉमिक सर्वे से रिलेटेड थी उसमें सुना कि वो काफ़ी चीज़ों पे बिल्कुल एक मजबूत इरादा रखते हैं कि आने वाले सालों में हमने जहाँ जहाँ रिफॉर्म्स नहीं की वो हमें करेंगी, जहाँ जहाँ बहुत बड़ी लीकेजेस हैं वो दूर करेंगे। बड़ा मसला पाकिस्तान में दो हैं, एक ये कि हमारे अखराजात जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, उसमें सबसे बड़ा ख़र्चा तो ख़ुद कर्ज़ों के उतारने का है जिसमें सूद और वापसी है। फिर उसके बाद उन्होंने अभी सही फरमाया कि हमारा जो सर्कुलर डेट है यानी एनर्जी के अंदर हम मुसलसल एक जो है वो कर्ज़ा हमारा बढ़ता जा रहा है। फिर जो हुकूमती अदारे हैं जिनमें नुकसानात हो रहे हैं, ये तीन बड़ी चीज़ें थीं जिसकी वजह से हम टैक्सेस कुछ बढ़ाने में कामयाब तो हुए हैं, मगर चूँकि हमारे ख़र्चे 24% हमारी जीडीपी का हैं और हमारी आमदन अभी भी बमुश्किल से 10-11% के करीब रहती है, तो ख़र्चों को कम करना और आमदनी को बढ़ाना ये दो बड़े चैलेंजेस हैं जो पाकिस्तान को दरपेश हैं। ज़ाहिर है कि अगर ये हमारा चैलेंज ठीक नहीं होता तो फिर आवाम को भी रिलीफ नहीं मिल पाती, क्योंकि हुकूमत ख़र्चे कम करने में तो मुश्किल का सामना उसको होता है, मगर टैक्स बढ़ाने में कोई मुश्किल नहीं होती कि उसका बोझ तो आवाम पे पड़ता है। तो यहाँ आप 1% बढ़ा दें, वहाँ 2% अच्छा सॉरी डॉक्टर साहब, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। आपने जो टैक्स बढ़ाने की बात की, अब टैक्स लगाना भी सिर्फ एक स्पेसिफिक तबके की बात आती है। बहुत सारे लोग टैक्स तो अदा करते ही नहीं हैं। टैक्स नेट का मसला ये हमारा बहुत बड़ा इशू है। जिससे आपने कहा कि हमारे लिए ख़र्चे कम करना बहुत मुश्किल है और टैक्स लगाना बड़ा आसान है, और हम उसको समझते भी हैं और हमारे पास लॉजिक भी जी IMF की शराइत को पूरा करना है, प्रोग्राम में जाना है, दीगर चीज़ें हैं जो भी हमारी इकॉनमी के हवाले से। तो फिर वो एक स्पेसिफिक तबका ही होता है ना, फिर टैक्स नेट में लोगों को लाने के लिए भी तो हुकूमत को एफर्ट्स करनी पड़ेंगी कि सिर्फ एक ही तबका क्यों मुतासिर हो इससे। जी दुरुस्त फरमाया। इस वक्त जो हमारी सैलरीड क्लास है या वो लोग जिनकी फ़िक्स्ड इनकम है उन पे महंगाई का बोझ बहुत ज़्यादा है। अब उनको अगर टैक्स में रिलीफ भी नहीं मिलती और तो बहुत मुश्किल है उनके लिए गुजारा। और दूसरी तरफ जिनकी बहुत ज़्यादा आमदनी है वो टैक्स के गोशवारे रिटर्न्स ही फाइल नहीं करते हैं। अब इस वक्त कोई 11.5 जो है वो हमारे पास मिलियन रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हैं, मगर उसमें से जिन्होंने रिटर्न फाइल की हैं वो अभी 5 मिलियन से भी कम हैं। यहाँ पता चलता है कि जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है वो अपने लॉज को इन्फोर्स नहीं करवा पा रही है, क्योंकि होना तो ये चाहिए कि कम से कम पाकिस्तान में 20 मिलियन लोगों को टैक्स रिटर्न्स फाइल करके अपनी आमदनी के मुताबिक टैक्स देना चाहिए। पाकिस्तान का मसला ये है कि गरीब लोग तो सब टैक्स दे रहे हैं, क्योंकि मोबाइल के इस्तेमाल के साथ ही उन्होंने 15% एडवांस इनकम टैक्स रखा हुआ है, और इनमें से ज़ाहिर है बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी तो आमदनी ही काबिल टैक्स नहीं है, उनसे तो हम बिला वजह टैक्स ले रहे हैं। मगर इनमें ऐसे लोग भी हैं जिनकी आमदनी बहुत ज़्यादा है और वो सिर्फ थोड़ा सा विद होल्डिंग टैक्स दे के बच जाते हैं। तो FBR को अपना डेटा जो है उसकी माइनिंग करनी चाहिए, वहाँ डेटा साइंटिस्ट रखने चाहिए जहाँ डिफरेंट जगह से डेटा की जो है वो मैचिंग करनी चाहिए, और वो लोग जो बहुत ज़्यादा आमदनी कमा रहे हैं मगर टैक्स रिटर्न्स फाइल नहीं कर रहे हैं उससे टैक्स रिटर्न्स लेकर पूरा टैक्स वसूल करना चाहिए। अभी आपने देखा होगा इकनॉमिक सर्वे में 3.9 ट्रिलियन के तो टैक्स एग्जम्पशंस सामने आई हैं। अब ये देखिए 4 ट्रिलियन के करीब अगर हम सिर्फ टैक्स एग्जम्पशन ही दे रहे हैं तो इसका बोझ भी तो अवाम ही बर्दाश्त कर रहे हैं। जो हम कर्जे लेते हैं उनके अदायगी पे ही तो फिर अवाम ही के टैक्स से जाता है। तो आम इस्तेमाल की चीज़ों पर अब अगर 18 से 19% सेल टैक्स कर दिया जाता है तो ये इसकी जो आम लोग हैं उनकी आमदनी का तो बड़ा हिस्सा चला जाएगा, मगर अगर अमीर लोगों को तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने आपने अब IMF के हवाले से बात की है। कल वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा है कि हमारे पास IMF के पास जाने के अलावा कोई प्लान भी मौजूद नहीं है, हम जो 1000 अरब से ज़ायद का खसारा बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, ये औरंगज़ेब साहब ने कहा है। अब
ये जो IMF के पास जाने का ज़ाहिर है, अभी तो हम इस पे कोई दूसरी बात कर भी नहीं सकते कि जी IMF के पास नहीं जाना या हम अपने ओन पे कर लेंगे दो कि वी आर डिपेंडेंट, बट प्लान बी तो होना चाहिए। अब ये कब तक ऐसे सिस्टम चलता रहेगा कि हम अपनी पॉलिसीज़ को, अपनी चीज़ों को बेहतर करने की बजाय हम सिर्फ एक चीज़ पे नज़र डालते हैं और वो है IMF, और फिर हम खड़े हो जाते हैं कि जी IMF ने कहा ये भी करना है, IMF ने कहा टैक्सेस भी लगाने हैं, महंगाई भी बढ़ेगी, बिजली भी बढ़ेगी, गैस भी बढ़ेगी। तो ये सारी चीज़ें हमें अपनी पॉलिसी या इंटरनली चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए इनिशिएट तो करना चाहिए। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। देखिए IMF का ये 24वां प्रोग्राम होगा। अब अगर कोई मरीज़ 24 दफ़ा ICU में रहे तो उसकी हालत का तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है। आपने दुरुस्त फरमाया कि IMF को अगर हम एक तरफ रखें तो हमें अपना भी तो मालियाती डिसिप्लिन ठीक करना है, हमें अपने आप को खुद कफ़ील भी तो बनाना है। ये हमारे अपने हक़ में है, जो अपने हक़ में हमें फ़ैसले हैं वो पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, ना कि IMF के लिए। और इसमें ही दरअसल ख़राबी है कि हर प्रोग्राम में हमने जो वादे भी किए वो भी पूरे नहीं किए और अपनी इस्लाहात को भी हमने जो है अभी तक उस पर कोई अमल नहीं किया है। जब तक हम ये इस्लाहात नहीं करेंगे तो हमारे यही मुसीबत रहेगी। तो दरअसल मेरे ख़्याल में वो ये कहना उन्होंने दुरुस्त था एक हद तक कि चूँकि आने वाले दिनों में हर साल हमें औसतन $20 बिलियन अदा करने हैं जो पिछले कर्जे हैं। ये मैं एक्सटर्नल कर्ज़ों की बात कर रहा हूँ, बैरूनी। तो उसके लिए हमारे पास इतना ज़र मुबादला नहीं है। अगर हम IMF प्रोग्राम में होंगे तो फिर हम आसानी से कोई इस्लामिक स्कूप बॉन्ड कर लेंगे। यानी वही बात होगी डॉक्टर साहब, हमें कर्जे लेकर हमने कर्जे अदा करने हैं, हमने अपनी पॉलिसीज़ को बेहतर नहीं करना।